सो हेलो बच्चावाड़ी, स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्यारी सी क्लास में। तो कैसे हैं सभी लोग भाई साहब? तो आपकी हाई डिमांड पर और आपके बोर्ड एग्ज़ाम भाई साहब आने वाले हैं, मात्र 5-10 दिन बचे हैं। तो उसको देखते हुए भाई साहब मैं आपके लिए एक बेहतरीन सा एक पेपर लाया हूँ। अगर आप इस पेपर को सोल्व कर लेते हैं, गौर से सुनना, यदि आप लोग ये वाले पेपर को सोल्व कर लेते हैं ना, तो बच्चावाड़ी मेरी गारंटी है कि आपका भाई साहब 2026 का पेपर क्या होने वाला है, इजी होने वाला है। कैसा होने वाला है भाई साहब? इजी हो जाएगा अगर आप इस पेपर को सोल्व कर लेंगे। इसलिए आपसे भाई साहब पूरा विनम्र अनुरोध रहेगा कि आपको पूरा देखना है यार। बहुत मेहनत लगी इस पेपर को बनाने में और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन में ही बहुत सारे क्वेश्चन समाये हुए हैं। प्लीज़ ये पेपर आप जरूर कर लेना और सभी बच्चों को करना चाहिए। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 10th की, अपनी भाई साहब क्लास 10th की साइंस का पेपर। भाई पता चल गया है मुझे क्या पेपर आने वाला है, ध्यान रखना। पता चल गया, अगर ये पेपर देख लेना आप लोग, देखो पूरी वीडियो देखना, ध्यान रखना पूरी वीडियो आप लोगों को देखनी है। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मतलब 20 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू होने वाले हैं, कुछ आपके असर्सर रीजन वाले भी होंगे, फिर लघु उत्तरीय होंगे, फिर आपके दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस करने के लिए तैयार रहना सभी लोग। तो आपके स्क्रीन पर आ रहा है ये पहला क्वेश्चन। ये रहा बच्चावाड़ी आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। पढ़ो जरा, रीड करेंगे सभी बच्चावाड़ी, रीड करेंगे। क्या है सर? सर क्वेश्चन क्या है? जरा सभी लोग रीड करेंगे। क्वेश्चन क्या है बाबू? लोग रीड करेंगे, सभी लोग रीड करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, सॉरी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है पहला। सर जल एक विद्युत अपघटन एक वियोजन विक्रिया है। क्या बोला है? जल का विद्युत अपघटन एक वियोजन विक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन के समय इलेक्ट्रोड पर मुक्त हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमानों का अनुपात बताना है आपको। आप देख लो, अच्छा क्वेश्चन है ना। तो कैसे करेंगे सर? हमको पता है कि जो हमारा सर जल होता है, सर जो हमारा जल होता है, हाँ सर, जब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो ये टूट जाता है H2 + O2 में। कहानी पता है? हाँ सर, इतनी बात कहानी है पता है। इसको बैलेंस कर लेते तो हम लोग यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस सर। अभी क्या करना है? अब हमको कुछ नहीं करना है, 2 मल्टीप्लाई है। ओके सर। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है सर? 1 होता है। ओके सर। हाइड्रोजन कितने हैं सर? 2 हैं। ठीक है सर। ओके सर, कहानी क्लियर है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है सर? 16 होता है। और सर 2 ऑक्सीजन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने कहा बिल्कुल सर, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा सर? 32 आ जाएगा। ओके सर। अब हमको क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 4 × 4, 4 × 8 32। तो क्या आ जाएगा? 1:8 आ जाएगा। कितना आएगा? 1:8 आ जाएगा। तो राइट आंसर D4 दीपिका पादुकोण। कैसा लगा पहला क्वेश्चन? तोते उड़ गए होंगे कुछ बच्चों के, पर टेंशन नहीं लेना है। गलत हो रहा है या नहीं हो रहा है, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, करते जाना। अगर ये बोर्ड एग्जाम में आ गया तो गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है भाई साहब? रीड करेंगे सभी लोग। सर वायु की उपस्थिति में एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का दहन होने पर क्या उत्पाद बनते हैं? तो आपको तो सर मैग्नीशियम की रिबन जलाने से क्या होता है ये तो आपको जन्म जन्मांतर से पढ़ाया जा रहा है। सर क्या बनता है? 2MgO बनता है। क्या बनता है सर? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है सर? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इस वाले ऑप्शन में, इस वाले ऑप्शन में। यहाँ तो MgO2 बनता है। गलत गलत। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा या फिर सर सी होएगा। ठीक है, गौर से पढ़ो क्वेश्चन को। हाँ सर। अब क्या बोला है? एल्यूमिनियम का भी दहन करना है। तो एल्यूमिनियम को बच्चा पार्टी जब हम लोग दहन करते हैं ना तो क्या बनता है? Al2O3 बनता है। क्या बनता है? Al2O3 बनता है। तो कहाँ ऑप्शन में दे रखा है भाई साहब? अरे बाबू यहाँ दे रखा है B4 बबीता हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई साहब? B4 बबीता हो जाएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी। ये लो आ गया सबसे प्यारा क्वेश्चन, पीएच स्केल पर आधारित। भाई साहब ये आपकी क्या दे रखी है? पीएच स्केल दे रखी है। पीएच स्केल दे रखी है और आपको पता है पीएच स्केल 1 से लेकर 14 तक होती है। ठीक है सर। हाँ, 4 और 1 से लेकर 6 तक क्या होता है? अम्लीय प्रकृति होती है। 7 पर क्या होता है सर? उदासीन होता है। और 8 से लेकर 14 तक या 8 से लेकर भैया आपके 14 तक, 8 से लेकर 14 तक क्या होता है सर? क्षारीय प्रकृति होती है।
क्षारीय प्रकृति होती है सर। तो आपको देख लेना 13 पर सी वाला ऑप्शन क्या होगा सर, क्षार होएगा। और कैसा होगा, प्रबल क्षार होएगा। तो सी 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 यहाँ पर देखो 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 क्या होगा, प्रबल क्षारक होगा। यहाँ उदासीन लिखा है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ प्रबल क्षारक लिखा है, ठीक है। यहाँ दुर्बल क्षारक लिखा है, ये भी गलत हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है सर। अच्छा सर बी क्या है, उदासीन है। आपको पता है वाटर का pH 1 कितना होता है सर, 7 होता है, पता है या नहीं? हाँ सर। तो अब आप लोग ही देख लो बी क्या है आपके पास सर, क्या होगा, उदासीन होगा। यहाँ भी उदासीन, यहाँ भी उदासीन, यहाँ भी अच्छा ये तो गलत ही हो गया था। यहाँ भी उदासीन, यहाँ भी उदासीन हो गए सर। ए क्या है, ए बाबू आपका क्या है, दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल। यहाँ भी दुर्बल अम्ल हो, यहाँ भी दुर्बल हो, और रे मोरी माई रे। अब डी से पता चलेगा, डी क्या है, प्रबल अम्ल है। हम लोग जिधर इतना जाएंगे, जिधर हम लोग बच्चा बाड़ी जितना इधर आएंगे ना, 7 से कम जितना जाएंगे उतना ही अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी। तो डी वाले की सबसे ज़्यादा प्रबल होएगा। तो डी क्या होएगा भाई साहब, प्रबल अम्ल होगा। तो राइट आंसर डी फॉर दीपिका पादुकोण। बोलो मज़ा आया क्या बाबू लोग, बोलो बाबू लोग मज़ा आया क्या? हाँ सर। तो ये क्वेश्चन था पीएच पर आधारित, एकदम गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर हो जाएंगे इससे रिलेटेड। चलिए फिर अगला देखते हैं। चलिए बाबू लोग अगला देखते हैं क्वेश्चन। ये रहा आपका फोर्थ क्वेश्चन भाई साहब। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, जरा गौर से सुनिएगा। निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर विचार करना है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर विचार कीजिए और यह पाया जाता है कि प्रत्येक प्रकरण में क्या क्या पाया जाता है। देखो पहला क्या है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है। दूसरा क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। तीसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो ये पाया जाता है कि ये प्रत्येक प्रकरण में, प्रत्येक प्रोसेस में क्या बनता है, लवण जल बनता है, उदासीन लवण बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, अम्लीय लवण बनता है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सर ये अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, NaOH ये क्या है आपका, क्षार है। अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं भाई साहब, लवण और जल बनाते हैं। ये तो उदासीनीकरण अभिक्रिया, यस सर। इसमें क्या बनता है भाई साहब, इसमें आपका लवण बनता है, इसमें आपका लवण बनता है और सर जल बनता है, और सर जल बनता है। इतनी कहानी क्लियर है, यस सर। इसमें क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO तनु हाइड्रोक्लोरिक HCl के साथ मिलता है तो क्या बनता है भाई साहब, आपको पता होना चाहिए। तो क्या बनता है सर, MgCl2 बन जाता है, MgCl2 बनता है। और सर क्या सर, H2O निकलता है। Cl Mg के साथ मिल जाएगा और यहाँ से HOH मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। तो यहाँ भी सर लवण और जल बन रहा है, इसमें भी लवण जल बन रहा है, इसमें भी लवण जल बन रहा है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, गौर से सुन लो, दूसरा देखो, दूसरा देखो, अब दूसरा देखो भाई साहब, सॉरी तीसरा देखो, तीसरा देखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब ये अभिक्रिया करते हैं तो भाई साहब क्या बनाते हैं, ये भी आपके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और सर जल बनाते हैं। ये भी क्या बनाते हैं, सोडियम का लवण बनाएंगे और क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे, जल बनाएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, A4 ऐश्वर्य आ रहा है, A4 ऐश्वर्य आ रहा है। चलिए फिर अगला चलते हैं भाई साहब, टाइम की बहुत कमी है। ये रहा आपके पास पांचवा क्वेश्चन दनदनाता हुआ। चलो फिर करते हैं अगला। पांचवा क्वेश्चन क्या है भाई साहब, पांचवा क्वेश्चन में है आपके पास दो तत्व A B के बीच अभिक्रिया होती है। दो तत्व हैं कोई A और B, उनके बीच अभिक्रिया हो रही है। मैंने कहा सर बिल्कुल सही बात है। अच्छा कोई अभिक्रिया से कोई C तत्व बनता है, कोई C तत्व बन रहा है, ठीक है। अरे भाई A प्लस में B अभिक्रिया करके कोई C तत्व बना रहे हैं। ए इलेक्ट्रॉन खोता है, मतलब ए इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है। अच्छा सर बी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, बी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है सर, ग्रहण कर रहा है। तो सी निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण नहीं दर्शाएगा। गौर से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है बाबू। कौन सा नहीं दर्शाएगा, कौन सा नहीं दर्शाएगा, आप बताओ फटाफट। इलेक्ट्रॉन, अच्छा आपको ये पता ना इलेक्ट्रॉन दान कौन करता है, धातुएं, धातुएं दान करती है। मैंने कहा सर हाँ, इलेक्ट्रॉन कौन दान करता है, जैसे कि सोडियम, सोडियम +1 में रहता है, इसका मतलब एक धातु, इसने क्या, एक इलेक्ट्रॉन इसने दान कर दिया। और सर ग्रहण करता है सर अधातुएं, -1 का क्या होता है, एक इसके पास ज़्यादा, यस दोनों मिल जाते हैं भाई साहब, दोनों मिल जाते हैं। ये इसको इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, दान कर देता है और क्या बना देता है सर, NaCl बना लेता है। क्या बना लेता है बाल को, NaCl बना लेता है। क्या बना लेता है, NaCl बना लेता है। ओके सर, अब बोला जो ये NaCl बन रहा है, ये जो ये यौगिक बन रहा है, इसका एक कौन सा गुण नहीं दर्शाएगा। इन चार ऑप्शन में से कौन सा इसका गुण नहीं है, इसका, 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 इसका
उच्च गलनांक होता है, हाँ भाई साहब हाँ, ये आयनिक यौगिक है बाबू, ये आयनिक यौगिक है, इसका उच्च गलनांक होता है। ये जल में अत्यधिक विलय है, हाँ भाई साहब, नमक जल में नहीं मिल जाता, हाँ मिल जाता है। और देखो ये अपनी गलित अवस्था में जलीय विलयन में विद्युत चालन करता है, यस, नमक को पिघला दो, ये विद्युत धारा का परिवहन करेगा। ओके सर। अब डी ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या है, इसके विजातीय विपरीत आवेश आयनों की तुलना में दुर्बल स्थितिक विद्युत आकर्षण बल होता है। दुर्बल नहीं होता भाई साहब, प्रबल, प्रबल रूप से ये बंधे हुए होते। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। गलत पूछा था ना, मतलब कौन सा गुण नहीं है, तो सी गुण नहीं है इसका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सही से करना। आगे बढ़ते हैं, ये आपके पास छठा क्वेश्चन। चलिए फिर छठा क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। छठा क्वेश्चन क्या है, विद्युत अपचयनी अपचयन प्रक्रिया में गलित क्लोराइड प्राप्त होने वाली धातुएं कौन सा है। क्लोराइड, गलित क्लोराइड, ये गलित क्लोराइड, गलित क्लोराइड, गलित क्लोराइड प्राप्त होने वाली धातुएं कौन सी हैं, कौन सी हैं। तो भाई साहब आपको याद रखना है कौन सी है वो, कैल्शियम और मैग्नीशियम। कौन सी है भाई साहब वो, कैल्शियम और मैग्नीशियम है, CaCl2, ठीक है, और मैग्नीशियम MaCl2। ये दो हमारे पास क्या होती है भाई साहब, गलित क्लोराइडों से प्राप्त होने वाली धातुएं हैं। क्या बच्चा वाड़ी, विद्युत अपघटनी अपचयन प्रक्रिया में गलित क्लोराइडों से प्राप्त होने वाली धातुएं कौन सी हैं, एक ये है और एक ये है। चलिए फिर अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है बाबू लोग। सातवां क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। सर मैग्नीशियम ऑक्साइड के बनने का कौन सा क्रम सही दर्शाया गया। तो आपको पता है, आपको पता है या नहीं, मैं बता देता हूँ भाई। मैग्नीशियम +2 वैलेंसी में होता है सर, और ऑक्साइड भी -2 में होता है। 2 इलेक्ट्रॉन ये इसको दान कर देता है और ये क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, यहाँ कर रहा है, यहाँ 1 दान कर रहा है, गलत। यहाँ 2 दान कर रहा है। ऑक्सीजन 1 होगी, 1 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन होगी भाई साहब, 1 ऑक्सीजन होगी, 1 ऑक्सीजन होगी, ये भी गलत हो गया, ठीक है। 2 मैग्नीशियम नहीं होते, 1 ही मैग्नीशियम होता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, ए हो जाएगा। तो चलिए फिर अगला बढ़ते हैं, अगला बढ़ते हैं वाल को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सर क्या है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है वाल को, मुंह में लार कम मात्रा में स्रावित होना किस परिवर्तन को प्रभावित करता है। मुंह में जो लार होती है हमारी वो कम बन रही है, वो भैया मुंह में लार है वो कम बन रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, क्या 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 इसका मतलब यह है कि स्टार्च से सरल शर्करा, स्टार्च से सरल शर्करा बनना, बताओ फटाफट, स्टार्च से सरल शर्करा बनना। हाँ सर, क्या बोला है, मुंह में लार का कम मात्रा में स्रावित होना। अगर आपके मुंह में कम लार आ रही है तो किस परिवर्तन को प्रभावित करता, तो स्टार्च से सरल शर्करा बनाने की प्रक्रिया को क्या करता है, प्रभावित करता है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। जो समझ में ना आए दोबारा देख लेना या फिर इनको अपनी बुक से पढ़ लेना। मेरा मोटो क्या है कि आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी है, बस मैं आपको पेपर करवा रहा हूँ कि आपको अब ये भी करना होगा। अगर आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में 100 में से 100 लाने, ये पेपर 100 में से 100 लाने के लिए करवा रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। मैं नहीं कहता कि अब 100 में से 90 ले आओगे, 95 नहीं, 100 में से 100 लाओगे अगर आप इस पेपर को कर लेते हैं। गौर से सुनिएगा सभी बच्चे। अगला, वे कौन सा पादप हार्मोन है, हार्मोन पर क्वेश्चन आता है। सांद्रता, प्रारोह, प्रारोह क्या होता है, तना के प्रकाश से दूर वाले भाग की कोशिकाओं को लंबाई में वृद्धि कौन करता है भाई साहब, ऑक्सीजन करता है। लंबाई में वृद्धि कौन करता है, ऑक्सीजन करता है, पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है, लो आ गया प्यारा क्वेश्चन। उभयलिंगी पुष्प के क्या लक्षण होते हैं। तो सर उभयलिंगी पुष्प पता है या नहीं, उभयलिंगी पुष्प क्या होता है पता है या नहीं, उभयलिंगी पुष्प पता है या नहीं। मैंने कहा हाँ सर पता है। सर कैसी बात करी, हमको तो पता है, हमको तो पता है। जिसमें सर नर और मादा भाग दोनों होते हैं उनको सर हम लोग क्या कहते हैं, उभयलिंगी कहते हैं। क्या है भाई साहब, ये आपका नर भाग है पुंकेसर, और ये क्या आपका स्त्री भाग है स्त्री केसर। हाँ सर, जिसमें दोनों भाग होते हैं उसको क्या बोलते हैं सर हम लोग, द्विलिंगी पुष्प कहते हैं या उभयलिंगी कहते हैं। जिसमें सर एक ही भाग होगा, मैंने कहा सुनो, जिसमें सर एक ही भाग होगा, या तो सिर्फ स्त्री केसर हो या तो सिर्फ स्त्री केसर हो, तो इस पुष्प को क्या कहेंगे सर, इस पुष्प को क्या कहेंगे, एकलिंगी कहेंगे। मैंने कहा बाबू इस पुष्प को क्या कहेंगे हम, एकलिंगी पुष्प कहेंगे।
ठीक है सर, इसको क्या कहेंगे सर, इसको क्या कहेंगे बाबू लोग, एकलिंगी पुष्प कहेंगे। मैंने कहा ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, ठीक है, एकलिंगी कहेंगे। अच्छा, एकलिंगी कहेंगे, यस। मैंने कहा अगर आपके पास खाली पुंकेसर है तो इस पुष्प को क्या कहेंगे, इसको भी एकलिंगी कहेंगे। बात क्लियर है, बात क्लियर है? हाँ सर। तो क्या क्या गुण होते हैं मैं आपको सारी बातें समझाता हूँ। इनमें पुंकेसर और इस तरीके से दोनों होते हैं। हाँ भाई दोनों होते हैं, सीधी सी बात है, हमको दिख भी रहा है। क्या सर दोनों होते हैं? दोनों होते हैं। या तो पुंकेसर या अथवा स्त्री केसर होते हैं, नहीं गलत है। या तो स्वपरागण दर्शाते हैं, परपरागण दर्शाते हैं। हाँ सर, ये स्वपरागण, परागण क्या होता है, पराग कोश से वर्ती काग्र तक निकलना, किनका, पराग कण का पहुंचना, पराग कोश से निकलकर पराग कणों का वर्ती काग्र तक पहुंचना क्या कहता है, परपरागण। अगर स्वयं के पुष्प पर पहुंच जाएंगे तो स्वपरागण, दूसरे के पुष्प पर पहुंच जाएंगे तो परपरागण। हाँ सर, ये फल नहीं उत्पन्न करते हैं, बकवास है। फर्स्ट और थर्ड सही है, फर्स्ट और थर्ड सही है, C4 कैटरीना के। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे भाई। अब देखो इसमें क्या है, 11वां क्वेश्चन। गोल और हरे बीज वाले मटर के पौधे का झुर्रीदार और पीले बीजों के मटर के साथ पौधों के साथ संकरण करवाया जाता है। F1 संतति पौधों में बीज कैसे होंगे, F1 में कैसे होंगे? तो आपको इनके लिए क्या बना लेते हैं भाई साहब, इनके लिए आप लोग युग्मक बना लेंगे। तो इसमें क्या बनेंगे युग्मक, RY युग्मक बनेंगे। इसमें क्या बनेंगे, कैपिटल स्मॉल r और कैपिटल Y युग्मक बनेंगे। इनका जब संकरण करवाओगे तो R कैपिटल Y स्मॉल y, ये आपके पास क्या बन जाएगी भाई साहब, संततियां बन जाएंगी, संततियां बन जाएगी। तो आपके पास कैसे आ गए, गोल भी आ गए, पीले आ गए। तो F1 पीढ़ी में कैसे आ रहा है, 100% गोल व पीले आ रहे हैं। R का मतलब गोल, ये स्मॉल r तो अप्रभावी है, और कैपिटल Y का मतलब पीले। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बाबू लोग, अगला क्वेश्चन लो, अच्छा क्वेश्चन है ये, श्वसन पर आधारित। जब ग्लूकोज भाई साहब पायरुवेट में बदलता है तो कहाँ बदलता है, ये आपकी कोशिका की द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में। ओके सर। अब अच्छा, कभी कभी हमारे पास हमारी मांसपेशियों में, कभी कभी हमारी मांसपेशियों में बाबू लोग, कभी कभी हमारी मांसपेशियों में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। हम लोग कबड्डी वगैरह खेल लेते हैं, कोई हार्ड वर्क कर लेते हैं, तो हमारे पास हमारी मांसपेशियों में अच्छी तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है, अच्छी तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती और लैक्टिक एसिड बन जाता है। तो हमारी ऑक्सीजन के अभाव के कारण मांसपेशियों में क्या हो जाता है, ये वाली प्रोसेस होती है, लैक्टिक एसिड बन जाता है। राइट आंसर D फॉर दीपिका पादुकोण। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला, दर्पण X सूर्य के प्रकाश को सौर भट्टी में सांद्रित करता है। दर्पण बाई वाहनों के पार्श्व ड्राइवों के पीछे ट्रैफिक देखने के लिए। तो आपको पता हो गया इसका मतलब क्या है, ये उत्तल है। ड्राइवर पीछे देखता है, कौन सा होता है, वैसा उत्तल होता है। ये तो आप लोग रट्टा मारे होंगे, ये तो आप लोग रट्टा मारे होंगे, मारे हो ना, मारे है ना? हाँ सर, ये तो हम लोगों ने रट्टा मार रखा है, मारे ना रट्टा। हाँ सर। चलिए तो क्या कौन सा होगा, कौन सा होगा? पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, दर्पण X द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक छोटा और इसके द्वारा फोकसित होगा। अच्छा, सूर्य के प्रकाश को सौर भट्टी में केंद्रित करता है। केंद्रित कौन करता है, केंद्रित कौन करता है भाई साहब, केंद्रित कौन करता है? केंद्रित क्या आपके पास ये उत्तल लेंस करता है, उत्तल लेंस। हाँ सर, उत्तल लेंस। तो वास्तविक प्रतिबिंब X क्या बनाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब। हाँ सर, छोटा बनाएगा और इसके फोकस पर बनाएगा। हाँ सर, पहला तो सही है। मैंने कहा सर पहला तो सही है, मैंने कहा सर पहला तो सही है। और क्या है, बाई द्वारा प्रतिबिंब आभासी छोटा सीधा बनता है। हाँ भाई साहब, छोटा बनता है, इतना इतना बड़ा ट्रक इतने से शीशे में आ जाता है, दूसरा सही है। X द्वारा प्रतिबिंब आभासी छोटा सीधा बनता है जी, बक। बाई द्वारा प्रतिबिंब वास्तविक नहीं जी, छोटा और फोकस पर बनता है, नहीं जी नहीं। 13वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू लोग, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टणक टणक, ए भैया आजा। हाँ चल बाबू लोग, क्या है, कोई व्यक्ति पक्षमावी पेशियों की दुर्बलता, पक्षमावी पेशियां हो गई ना, इस तरीके से हमारी आंख में होती हैं, ये यहाँ पर क्या होती हैं, लेंस को परितारिका की आगे पीछे सिकुड़ती हैं और बढ़ती हैं, तो परितारिका हमारी पुतली की साइज को नियंत्रित करता है। तो अभिनेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी होने के कारण दृष्टि दोष से पीड़ित है। अच्छा ठीक है भाई, यदि ये दोष या दृष्टि दोष ए है जिसका संशोधन लेंस बी किया जाता है, तो ए और बी क्या है। हाँ अब क्या हो गया है, देखो कोई वृद्ध व्यक्ति है, वृद्ध
बूढ़ा व्यक्ति है बाबू लोग, बूढ़ा व्यक्ति, और बूढ़े व्यक्ति के साथ कौन सी होती है, जरा दूरदृष्टिता हो जाती है, उसके लिए द्विफोक्सी लेंस का यूज करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, गुड प्रॉब्लम है, गुड प्रॉब्लम है बाबू लोग, गुड प्रॉब्लम है, गुड प्रॉब्लम है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा बाबू लोग आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है सर, मजा आ रहा है यार, मजा आ रहा है, पूरा पेपर है ये, मजा आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बाबू लोग। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कोई आहार श्रृंखला नहीं बनाता है, कौन सा आहार श्रृंखला नहीं बनाता है, आपको ये बताना है कौन सा आहार श्रृंखला नहीं बनाता है। तो भाई साहब कौन कौन सा नहीं बनाता है, भेड़िया, खरगोश, शेर, ये तो बनाता है, ये तो बनाता है बाबू। कैसे, घास है, घास को खाया खरगोश ने, खरगोश को खाया भेड़िया ने, घास को खरगोश ने, फिर भेड़िया को, फिर शेर ने खा लिया। ओके सर, तो एक तो बनाता है, एक तो बनाता है। इसने बोला कौन सा नहीं बनाता है, गौर से सुनिएगा क्या बोला है इसने बाबू, कौन सा नहीं बना, तो ये तो बनाता है, ये तो होगा नहीं। प्लवक, मानव, टिड्ढा, मछली, ये भैया ये नहीं बनाता बाबू, ये नहीं बनाता आपका, ये नहीं बनाता, तो एक ये हो जाएगा। ओके सर, बाज, घास, सर्प, टिड्ढा, ये तो बनाता है, ये तो बनाता है भाई साहब। घास को खाया टिड्ढे ने खाया मेंढक को, मेंढक ने खाया सांप को, सांप ने खाया बाज को, ये तो बनाता है, तो ये तो ऑप्शन में होगा नहीं। घास, सर्प, भेड़िया, बाघ, ये नहीं बनाता भाई साहब। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नहीं, कौन सा हो जाएगा भाई साहब, डी हो जाएगा क्या। हाँ सर, सेकंड वाला, एक तो सेकंड वाला हो जाएगा। हाँ सर, ये हमारा कोई वो नहीं बनाता, क्या खाद्य श्रृंखला नहीं बनाता है, और एक 4 वाला ये भी नहीं बनाता। तो राइट आंसर डी फॉर दीपिका पादुकोण। बोलो मजा आ गई बिया की नहीं खे, अरे बोला हो भैया। हाँ सर, चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने कहा अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 5 करोड़ का। आगे बढ़ते हैं बाबू लोग। एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पादपों की पत्तियों द्वारा प्राप्त सौर ऊर्जा का लगभग कितने प्रतिशत, लगभग कितने प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होता है, 99%, 10% भी, 1% भी, 90% भी। आपको पता है सारी बातें। आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन लाजवाब है, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बोलो मजा आ रहा है क्या सबको। आगे बढ़ते हैं सर। अपघटन अभिक्रिया सामान्यतः उष्माशोषीय अभिक्रिया होती हैं बाबू, बताना है आपको A B C D में से। अपघटन अभिक्रिया सामान्यतः उष्माशोषीय अभिक्रिया होती हैं। कारण क्या है, कार्बनिक पदार्थ का कंपोस्ट में अपघटन उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बताओ फटाफट क्या होगा 17 का क्या होगा, बोलो बाबू। हाँ सर, अपघटन अभिक्रिया सामान्य उष्माशोषीय अभिक्रिया होती है, बिल्कुल सही है। कारण क्या है, कार्बनिक पदार्थ का कंपोस्ट में अपघटन उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यस सर, ये भी सही है। क्या कारण अभिघटन की सही व्याख्या कर रहा है, नहीं बाबू, नहीं कर रहा है। मैंने क्या बोला, नहीं कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बबीता हो जाएगा। सर अपघटन अभिक्रिया उष्माशोषीय अभिक्रिया होती है। उष्माशोषीय अभिक्रिया का मतलब होती है, क्यों होती है, क्योंकि वो उष्मा को अवशोषित करती होंगी। भाई साहब कोई उष्माशोषीय अभिक्रिया क्यों होती है, क्योंकि वो उष्मा को अवशोषित करती होगी। मैंने कहा बिल्कुल सर, उष्मा को अवशोषित करती होगी, पर यहाँ तो कारण में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं, यहाँ तो अपनी अलग ही दुनिया चल रही है, तो ये नहीं होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़त बानी हो भैया। अगला क्वेश्चन, मानव संतान में मानवों के सभी आधारभूत लक्षण होते हैं। अच्छा, हमें सिखा रहा। हाँ भाई, हाँ ठीक है। कारण मानव संतान बहुत कम विभिन्नताएं दर्शाते हैं, अपने माता पिता जैसे ही दिखाई देते। तुम अपने माता पिता जैसे हो क्या, मारेंगे आपको तुमका ससुरा। गलत बात लिखता है, पागलू गलत बात लिखता है। तो ए सही है, दूसरा गलत है। ए सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, सी फॉर कटरीना कैफ। मैंने कहा बाबू आगे बढ़ते हैं। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अभिकथन, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। सही बात है, कई बार बताया हूं मैं और बोला था क्वेश्चन पूछा जाता है। दिक्सूचक क्या लिखा है बाबू, दिक्सूचक सुई दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रतिच्छेदन बिंदु पर दो दिशाओं की ओर संकेत नहीं करता। अरे बाबू नहीं करता। हाँ ये सही है, बिल्कुल। कारण भी सही है। क्यों नहीं करते, क्योंकि भाई साहब जब हम लोग स्पर्श रेखाएं खींचेंगी वो दो
दिशाओं को बताएगा जो कि असंभव है और ऐसा नहीं करता है। तो दोनों सही है और इसका कारण की व्याख्या भी सही करता है। राइट आंसर ए फॉर आश्चर्य आ रहा है, ए फॉर आश्चर्य आ रहा है। आगे बढ़त वानी भैया 20वां और एमसीक्यू का आपका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। अच्छा क्वेश्चन है। अभी कहता 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी। अच्छा, ऑक्सीजन के परमाणु ऑक्सीजन के अणु से संयुक्त होकर ओजोन बनता है। यस यस सर, सही बात बोल रहे हैं। क्या बात बोले हैं, दिल खुश कर दिया है सर। O प्लस O2 मिलकर क्या बनाते हैं सर, O3 बनाते हैं। ये ऑक्सीजन का अणु है, ये ऑक्सीजन का परमाणु है और ये ओजोन बना दिया। बिल्कुल सही बात है, क्या बात है, मजा आ गया। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा पहिल का ऑप्शन देखेंगे। पहिल का ऑप्शन देखेंगे। पहिल का ऑप्शन बिल्कुल सर, पहिल का ऑप्शन भी सही है कि 1980 से वायुमंडल में ओजोन की परत में गिरावट आ रही। भाई साहब होल होल हो गया अंटार्कटिका में। हाँ, और ये कारण है। क्या ये कारण सही है? नहीं, ये तो अणु के बारे में बता रहे कि ओजोन बनता कैसे है, पर गिरावट क्यों आ रही है? CFC के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हो रहा है या नहीं? ये सारी बातें प्रदूषण के कारण, ये सारी के कारण गिरावटें आ रही। क्या लिखा है कारण में? नहीं लिखा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो बच्चावाड़ी तो ये आपके समाप्त होते हैं। ये आपके समाप्त होते हैं। ये आपके बाल को समाप्त होते हैं। मैंने कहा बाबू ये आपके समाप्त होते हैं क्या? 20 MCQ क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इनको कर लेते हैं 20 क्वेश्चंस को, तो आपके 2026 के सारे MCQ बन जाएंगे, सारे MCQ बन जाएंगे। ठीक है सर, खत्म हो गई क्लास? नहीं बाबू, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है। अभी तो पहला खंड खत्म हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं खंड का। अब खंड खा स्टार्ट करेंगे जिसमें आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चन होंगे। तो क्या सभी लोग पढ़ने के लिए स्टार्ट है ना? करा जाए अगला खंड? एक बार चैट बॉक्स में लिख दो हाँ सर हम तैयार है। सर मजा आ रहा है सर, यही पेपर की हमको तलाश थी। बोलो एक बार फटाफट, सभी लोग बोलेंगे। बोलो भाभी लोग, क्या सभी लोग तैयार है? यस सर, मजा आ गई भैया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं आपके प्रेमी सर, आगे बढ़ते हैं। चलो फिर अगला क्वेश्चन ई रहा आपकी स्क्रीन पर। ये देखो भाई साहब क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आंसर भी लाया हूं, टेंशन नहीं लेना, आंसर भी लाया हूं। क्या है भाई साहब क्वेश्चन? देखो जरा, क्वेश्चन देखो भाई। एक छात्र अपने विद्यालय की प्रयोगशाला में, गौर से सुनना, एक छात्र है भाई साहब, अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग करता है कुछ इस प्रकार से। तनु सल्फ्यूरिक एसिड, अच्छा H2SO4 में जिंक डालता है। अच्छा, तो क्या बनाएगा भाई साहब? ZnSO4 बनाएगा और सर H2 गैस को निकालेगा। सर H2 गैस को क्या करेगा? निकालेगा। H2 गैस को क्या करेगा सर? निकालेगा। और इस टेस्ट को क्या कहते हैं? पॉप टेस्ट कहते हैं, याद रखना। इस टेस्ट को क्या कहते हैं भाई साहब? पॉप टेस्ट कहते हैं। और सर हम लोग इसमें क्या करेंगे? टेम्परेचर की वृद्धि भी होती है। तो क्या पूछा है? ऐसे दो परीक्षण की सूची बनाइए जो यह पुष्टि करते हैं कि प्रयोग में रासायनिक परिवर्तन हुआ है। रासायनिक परिवर्तन के लिए क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन हमको कैसे पता चलता है? कि कोई गैस निकले, तापमान में वृद्धि हो, सर कलर में डिफरेंस आए, ये सारी चीजें हमको ये बताती हैं कि रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं। तो देख लो ना, इसमें क्या हो रहा है सर? गैस निकल रही है, तो ये एक क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ये चीज हमको बताता है कि यहाँ पर एक रासायनिक परिवर्तन हुआ है। दूसरा क्या है? तापमान में वृद्धि हो रही है, तो ये चीज भी हमको बताता है कि यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हुआ है। लो, इजी क्वेश्चन था। मजा आया या नहीं? लाइक वाला बटन दबाना चाहिए। बाबू ये जो पीपीटी बनाई है ना, बहुत मेहनत करी है आपके लिए। और जो वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, आपको लग रहा है सिंपल सी बन गई है और इसी तरीके से समझा रहे हैं। बहुत मेहनत लग रही है, बहुत मेहनत लगी है। ध्यान रखना है प्लीज, मेरी मेहनत को खराब मत होने देना। आगे बढ़ते हैं बाबू, बाकी आप लोग समझदार हैं, मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन। निम्नलिखित आरेख खींचकर हाइड्रा में मुकुलन का विभिन्न चरण दर्शाइए। तो भाई साहब ये आपके पास क्या है? हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन होता है, लैंगिक जनन। तो यहाँ पर छुटकी सी बड बनती है, फिर ये जो ये बड होती है जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? मुकुल, ये थोड़ी और बड़ी होती है, यही बड़े होकर पूरा एक क्या बना देती है भाई साहब? ये आपके पास हाइड्रा बना देती है। और यहाँ से हाइड्रा अलग हो जाता है और यहाँ से फिर क्या बन जाता है? एक भाई साहब नया हाइड्रा बन जाता है। इस तरीके से नया हाइड्रा क्या हो जाता है भाई साहब? बन जाता है।
लो सिंपल सी कहानी है। आगे बढ़ते हैं बाबू, टाइम नहीं खराब करेंगे, आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। चलो फिर, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। चलो फिर, मोहब्बत की है तुम्हारे लिए 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन, मैंने कहा बाबू 23वां क्वेश्चन क्या है सर? रुधिर की कमी है, रुधिर की हानि है भाई, रुधिर की कमी या हानि एक ही है। रुधिर की कमी या हानि कम से कम होने वाले अतिरिक्त किसी वाहिनी के रक्त स्राव को अवरुद्ध करना, रोकना क्यों अनिवार्य है? पहला क्वेश्चन, ठीक है। रुधिर के उस संगठक का नाम बताइए जो इस प्रक्रिया में सहायता करता है। ये उल्लेख करता है कि संगठक द्वारा कार्य संपादन किस प्रकार किया जाता है। ये 23वां क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, ठीक है। और इसी में ही अथवा करके खा क्वेश्चन आया था, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं, आंसर क्या है। तो सर क्या है? रुधिर की हानि कम से कम होने के लिए अतिरिक्त किसी वाहिनी से रक्त स्राव को अवरुद्ध करना क्यों अनिवार्य? तो सुनो भाई साहब, रक्त स्राव से दाब में कमी आ जाएगी, जिससे पंपिंग प्रणाली की दक्षता में कमी आ जाएगी, ठीक है सर। प्लेटलेट्स कोशिकाएं क्या होंगी भाई साहब? प्लेटलेट्स कोशिकाएं आपकी, ठीक है सर। और क्या है आपकी? रक्त स्राव या घाव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनकर अवरुद्ध करना क्यों जरूरी है भाई साहब? बोलो क्या वो लिखा है? देखो ना, रुधिर की हानि कम से कम होने के अतिरिक्त, कम से कम होने के अतिरिक्त किसी वाहिनी से रक्त स्राव को अवरुद्ध करना क्यों अनिवार्य है? तो ये सारे आपके कारण हैं, इनको आपको याद करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? पादप में वहन तंत्र प्रणाली जंतुओं की अपेक्षा धीमी होती है, कारण दीजिए। अच्छा, दूसरा क्या है? पादपों में पदार्थों के स्थानांतरण परिवहन फ्लोएम की भूमिका के बारे में उल्लेख कीजिए। तो पहला भाई साहब, धीमी क्यों होती हैं? क्योंकि सर वो हमारी तरह इतना सारा काम नहीं करते हैं, ठीक है। और सर उनके पास कोई प्रतिरक्षा तंत्र या फिर कहना चाहिए वहन तंत्र अच्छी तरीके से उनके पास नहीं पाया जाता है, इसलिए। चलो आगे देखते हैं ना क्वेश्चन, आगे देखते हैं। टेंशन नहीं लेने का, सब चीज लिखा हुआ आया हूं, सब चीज देखो भाई। क्यों होती है? देखो, पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हाँ भाई साहब, क्यों कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है? भाई साहब हमारे तरह वो दिन भर भागते कूदते तो रहते नहीं, खेलते कूदते तो है नहीं, लड़ाई झगड़ा करते नहीं, क्योंकि पादपों में कई ऊतकों में मृत कोशिकाओं का अनुपात बड़ा होता है। पादपों को ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वो प्रचलन नहीं करते, वही चलते नहीं है। बात खत्म, अपनी भाषा में लिख देना है, ठीक है सर। दूसरा क्या? प्रकाश संश्लेषण। अच्छा, फ्लोएम के बारे में। प्रकाश संश्लेषण के विलेय पदार्थों को पत्तियों से पादप के अन्य भाग में स्थानांतरित करना, ये अमीनो अम्ल और अन्य पदार्थों का परिवहन जड़ों से भंडारण अंगों, फल और बीज में वृद्धि अंगों तक पहुंचाते। कौन से? फ्लोएम। फ्लोएम ये पता है ना? ये सर फ्लोएम के बारे में पता होना चाहिए। जाइलम और फ्लोएम संवहन तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन, सो हाँ जी बच्चावाड़ी, ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन क्या है आपके पास? ये आपके पास न्यूमेरिकल से कि कोई बिंब 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल लेंस से 60 सेंटीमीटर दूर पर स्थित लेंस का उपयोग करते हुए प्रकरण में प्रतिबिंब की स्थिति बताना है। तो भाई साहब आपको क्या क्या दे रखा है, गिवन लिखो। आपको तो मेरी सारी बातें बता रखी हैं, ठीक है सर। वस्तु की दूरी सदैव माइनस में लेंगे सर। फोकस दूरी किस में लेंगे? माइनस में लेंगे, क्योंकि अवतल लेंस दिया है। ओके सर। फिर यहाँ पर सूत्र लगा लेंगे ये वाला, और मैंने आपको एक सूत्र बता भी रखा है, ट्रिक वाला मेरा सूत्र लगा लेना है। वैल्यू रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा भाई साहब? -20 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, इसमें तो खुद ही करने वाला है। देखो भाई, ये तो करने से होगा, समझाने से नहीं बाबू लोग, ठीक है। और मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ। जिन्होंने मेरी न्यूमेरिकल्स कैसे बनाते हैं नहीं वीडियो देखी, प्लीज़ देख लो जाकर, ठीक है। और इसके सभी के नोट्स आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे। व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर लाइव क्लास में आओगे तो मैं आपको वहाँ पर दे दूंगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन है आपके पास, टॉप क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्रतिरोध R के किसी तार के 3 बराबर भागों में काटा जाता है। क्लास में करवाए हुए ऐसे क्वेश्चन। यदि इन तीनों तारों को पाशर क्रम में संयोजित कर दिया जाए, अरे तीनों तारों को इस तरीके से पाशर क्रम में जोड़ दिया जाए तो R/3 हो जाएगा, R इक्विवेलेंट। तो इस संयोजन का कुल प्रतिरोध R/3 हो जाएगा, R/3 हो जाएगा, R/3 कहाँ है भैया? ये देखो क्या हो जाएगा? कुल प्रतिरोध R/3 हो जाएगा। क्या दिख रहा है आप लोगों को भाई साहब? क्या दिख रहा है आपको? R/3 हो जाएगा। बिल्कुल मुंह जवानी आता है भाई साहब, आना चाहिए आप लोगों को भी। हाँ सर आता है सर, इजी है। अब क्या है और क्या निकालना है सर? और क्या निकालना है? बस हो गया,
हो गया हो गया हो गया हो गया। अच्छा सर, और क्या बोले, विद्युत शक्ति की परिभाषा भी लिखिए। हम यह कब कहेंगे कि विद्युत परिपथ में उपभुक्त ऊर्जा 1 वाट है, ये भी हमको लिखना है, ये भी हमको लिखना है। अच्छा भाई, तो हाँ ये देखो, इधर देखो, इधर देखो, देखो देखो इधर देखो, इधर देखो, पहले यही वाला क्वेश्चन, प्रत्येक प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट, सॉरी आर इक्विवेलेंट आर बाई 3 नहीं हुआ, अरे पहले भाई एल लंबाई का कोई तार था जिसका आर प्रतिरोध था, 3 समान भाग में काट देंगे तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, एल बाई 3 एल बाई 3 एल बाई 3, और आपको पता है कि आर समानुपाती एल होता है, इसलिए आर बाई 3 भी हो जाएगा, ये आर बाई 3, ये भी आर बाई 3 और ये भी आर बाई 3 हो जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तब आपके पास ये कितना हो जाएगा, आर बाई 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बालको, आर बाई 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट सर आर बाई 9 हो जाएगा। ठीक है बालको, ओके सर, अच्छा क्वेश्चन है, कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। शक्ति की परिभाषा क्या है भाई साहब, सब चीज आता है यार तुम लोगों को, बस मैं सिखा रहा हूँ, देखो अच्छी तरीके से क्या होता है। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के उपभुक्त क्षयित होने की दर को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं, विद्युत ऊर्जा उपभुक्त होने की दर को। ओके सर, जब किसी विद्युत परिपथ में एक विभवांतर प्रचालित होता है तो उस समय 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो हम लोग कहते हैं 1 वाट उपयुक्त शक्ति के बराबर है, और उसमें एक जूल विद्युत ऊर्जा 1 सेकंड तक उपयुक्त होती है। बाबू लोग बहुत इजीली तरीके से मैंने आपको ये चीज़ क्लास में सिखाया है, इजी है, इजी है। कैसे करना है आपको थोड़ा मैं बता देता हूँ कैसे करना है। देखो देखो देखो, हमारे पास शक्ति का सूत्र क्या होता है भाई साहब, शक्ति का सूत्र है आर बराबर वी इंटू आई, आर बराबर पी बराबर, सॉरी पी बराबर ना, आर क्यों होगा, पी बराबर, तो हमको क्या बताना है, 1 वाट कब होगा, जब ये 1 जूल हो जाए और ये 1 एम्पियर हो जाए। मतलब किसी परिपथ में बहने वाली, किसी परिपथ के दो सिरों के बीच में अगर विभवांतर 1 जूल कर दिया जाए और उसमें धारा यदि 1 एम्पियर बहे तो उस कंडीशन में पी बराबर 1 वाट कहलाता है। लो हो गया, इजी है भाई साहब, सब चीज सिखा रखा हूँ सूत्र से, इसको मैं रटवाता नहीं हूँ, जिसने नहीं देखा है पढ़ना पड़ेगा या फिर रट्टा मारो, तुम्हारी मर्जी है भाई। अब मैं बता रहा हूँ किस प्रकार का पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन। क्या है जरा रीड मारते हैं, क्या है जरा रीड मार लेते हैं। कृषि में रसायनों और पीड़कनाशियों का अत्यधिक उपयोग पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालता है, इस कारण की पुष्टि कीजिए। किस प्रकार से दुष्प्रभाव डालता है? तो भाई साहब, किसानों द्वारा उपयुक्त किए जाने वाले रसायन और पीड़कनाशी मिट्टी व जल निकायों में चले जाते हैं, मिट्टी में चले जाते हैं, जल में चले जाते हैं, और पारिस्थितिक तंत्र में जैविक व अजैविक घटकों को प्रभावित करते हैं। हमारे जैविक घटक है, अजैविक घटक है, जल है, मृदा है, इन सारी चीज़ों को क्या करता है, वो प्रभावित करता है। ये रसायन अधिकतर अजैव निम्नीकरणीय होते, एक निम्नीकरणीय होते और अजैव निम्नीकरणीय। अजैव निम्नीकरणीय कौन से होते हैं, जिनका अपघटन नहीं होता है, जैव निम्नीकरणीय जिनका अपघटन होता है। आपके बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। और प्रत्येक पोषी स्तर पर उत्तरोत्तर संग्रहित होते हैं जैव आवर्धन। ठीक है, ओके सर। इस प्रकार सभी पोषी स्तर के जीवों का स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है। अगर ये परिभाषा आपको थोड़ी कठिन लगे तो आप अपनी बुक में देख लीजिए, कहीं और से देख लीजिए, पर ये क्वेश्चन आपको रगड़ना ही पड़ेगा भाई साहब। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बालको। अगला क्वेश्चन है, चल जा बाबू, अरे हाँ आ गया। चल जा बाबू। अगला क्वेश्चन, सक्रियता श्रेणी में मध्य के धातु के निष्कर्ष में भी विस्थापन अभिक्रियाओं की मुख्य भूमिका होती है। 2 उदाहरण देकर समझिए। सक्रियता श्रेणी, अच्छा सर, सक्रियता श्रेणी आपको पता है ना, सबसे ऊपर लिथियम है, ठीक है, और हाइड्रोजन का 0 होता है, 0 से नीचे, हाइड्रोजन के नीचे आपकी कॉपर है, आपकी गोल्ड है, आपकी सिल्वर है, ये सारी बातें। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। 2 एग्जाम्पल देने थे, ये आपको बताया। सक्रियता श्रेणी से क्वेश्चन आते, जो शक्तिशाली होती है वो रिप्लेस कर देती है। यहाँ Mn को रिप्लेस कर देगी और Al2 अपनी ज़िंदगी बसा लेगा। यहाँ इसको रिप्लेस कर देगा, ये अपनी ज़िंदगी बसा लेगा। और ये रिएक्शन कौन सी है, ये दूसरी वाली रिएक्शन कौन सी है पता है? थर्मिट रिएक्शन है भाई। हाँ,
अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं उनके ऑक्साइडों और कार्बनों द्वारा अपचयित करके प्राप्त क्यों नहीं किया जा सकता? अपचयित करके प्राप्त क्यों नहीं किया जाता है? अरे भाई साहब वो बहुत, देखो पढ़ते आगे। अभिक्रियाशीलता, अच्छा ये नीचे कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखी है, नीचे कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखी है, जरा पढ़ो इसको। क्या लिखा है, क्या लिखा है? यदि इस प्रश्न का उत्तर शब्दों में लिखा गया है तब भी अंक प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, अगर आप इसी चीज को शब्दों में लिख दोगे तब भी आपको अंक दिए जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। ओके सर, कंफ्यूजन होता है ना आपका। हाँ, अब क्रियाशीलता श्रेणी में ऊपर की ओर पाई जाने वाली धातुएं जैसे कि सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन से प्रति अधिक होती है। ऑक्सीजन से अधिक होती, इसलिए ये भाई साहब ऑक्सीजन से बंध जाती हैं, ऑक्सीजन से बंध जाती हैं, इसलिए ये अपचयित करके प्राप्त क्यों नहीं किया जाता? अपचयित नहीं होती है, ऑक्सीडाइज होती हैं। ऑक्सीजन में जिसका संयोग होता है वो ऑक्सीडाइज कहलाती है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़त भैया, ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक है, पढ़ो बाबू। किसी क्रियाकलाप की सहायता से उन परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए जिसमें लोहे आयरन की वस्तु पर जंग लग जाती है। जंग 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 लग जाती है। Fe+H2O या फिर Fe+O2 तो Fe2O3 बना लेते हैं। ये सारी प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए। जंग निर्माण का सूत्र पता है ना? हाँ सर, चलो देख लेते हैं। का वाला सूत्र, का वाला देख लेते हैं। का वाला देख लेते हैं, का वाला। लो भाई, पहले का उत्तर क्या है? पहले का क्या है? 3 साफ प्रश्नावली लीजिए। मतलब कि ये यार प्रयोग है, ये प्रयोग है, ये पूरा प्रयोग है, ये पूरा प्रयोग है। किस प्रकार से होता है ये आपका, किस प्रकार से ये उपयोग होता है? निर्जल कैल्शियम क्लोराइड वायु को नमिंग में, इसको मतलब पढ़ लेना यार। क्या है यार, ये आपकी एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। ये आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, बोल रहा हूँ ये इस क्वेश्चंस। और हाँ, क्रियाकलाप आपके पेपर में एक ना एक आता ही आता है, ये चीज ध्यान रखना। क्रियाकलाप आपके बोर्ड के पेपर में एक जरूर आएगा, कोई सा भी आ सकता है। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं बाबू लोग, अगला देख लेते हैं। अगला देख लेते हैं, दूसरा क्या है? उन धातुओं के नाम लिखिए जो ठंडे जल में तीक्ष्णता से अभिक्रिया करती हैं। उन 3 परीक्षणों की सूची बनाइए जिन्हें कोई छात्र इन धातुओं को जल से भरे बीकर में डालने पर नोट करेगा। अच्छा, दूसरा क्या है भाई साहब? इन धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया निकलने वाली गैस की पहचान कीजिए। चलो यार कर लेते हैं हम लोग, इनकी भी पहचान कर ही लेते हैं। अगला क्वेश्चन, मतलब इसी का ही खा वाले का आंसर ये रहा। तो कौन कौन सी भैया हैं वो? सोडियम है, पोटेशियम है, कोई 2 पूछी थी ना? हाँ, तो सोडियम और पोटेशियम और लिथियम 3 बता दी, कोई 2 आप लिख देना। तो ये आपकी जल से अभिक्रिया कर लेती है। आपको पता है ना सोडियम ससुरी कितनी क्रियाशील धातु है, पोटेशियम कितनी क्रियाशील धातु है। प्रक्षण क्या होता है? तीक्ष्ण रासायनिक अभिक्रिया है, अधिक मात्रा में उसमें उत्पादन होती है और उत्सर्जित आग पकड़ लेती है। आग लगेगी, आग लगती है ना? हाँ सर। दूसरा क्या है? गैस बुलबुला पॉप ध्वनि के साथ प्रज्वलित होता है। ठीक है, क्या था ये वाला क्वेश्चन? क्वेश्चन दिखाएं दूसरा वाला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या था? इन धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होता है? जब लोग इन धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है भाई साहब? जल्दी आ जा। हाँ, क्या होता है भाई साहब? पॉप ध्वनि की आवाज आती है। क्यों सर? H2 गैस निकलती है। जब सोडियम की वाटर से अभिक्रिया कराएंगे तो NaOH बनेगा और H2 गैस बनेगी। बोलो बताया है या नहीं? धातुओं की जल से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है माय डियर फ्रेंड? बता चुका हूं। आगे बढ़त भैया, पेपर कर रहे हैं ना हम। तो 29वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पादपों में तो तंत्रिका तंत्र होता है। हाँ, ना ही होता है। वही तो मैं सोचा हूँ कैसे लिख दिया होता है। नहीं होता और ना ही पेशियां होती हैं, फिर भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया छुई मुई क्यों मुरझा जाती है? सारी चीज बता चुका हूँ। छुई मुई क्यों मुरझा, फिर भी हाँ, पत्ती स्पर्श करने पर छुई मुई मुड़कर मुरझा जाती है। पहला, छुई मुई के पौधे का सूचना संचरण किस प्रकार से होता है? दूसरा, पादप कोशिकाओं को दर्शनीय अनुक्रिया करने योग्य कौन बनाता है? तीसरा, उपर्युक्त निम्नलिखित गति और मटर के पौधे प्रतानों की गति के बीच में आपको अंतर प्रदर्शित करना है। चलो का देखते हैं, छुई मुई के पौधे में सूचना का संचरण कैसे होता है। चलो पहले यही देख लेते हैं कैसे होता है भाई साहब। तो पहला है, पादप कोशिकाएं विद्युत रासायनिक साधन
द्वारा सूचना संचरण करती है। उनमें एक विद्युत रासायनिक संचारण होता है, रासायनिक संचारण होता है, हार्मोनल द्वारा होता है। खा क्या है? पादप कोशिकाएं जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति को बदल लेती हैं। फूल कर व सिकुड़ कर, पानी निकल जाता है तो सिकुड़ जाती है, पानी भर जाता है तो फूल जाती है। ठीक है, इसी यही कॉन्सेप्ट है पत्तियों का मुरझाना और पत्तियों का फैल जाना। तीसरा क्या है? छुई मुई की गति और मटर के पौधे की प्रतान। प्रतान क्या होता है? प्रतान आप लोगों ने देखा होगा ककड़ी या खीरे में कुछ इस प्रकार की संरचनाएं होती है, कुछ इस प्रकार की, बेल वगैरह में इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतान कहते हैं। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। तो इसी में ही अंतर हमको विभेद करना है। अगला क्वेश्चन इसी में, ये गति वृद्धि मुक्त होती है, गति वृत्ति पर आश्रित होती है। ये गति उद्दीपन के दिशा में नहीं होती है, उद्दीपन की दिशा में होती है। ये आपकी नोस्टिक गति है और ये आपकी अनुवर्तन गति है। ठीक है ना, 2 पॉइंट याद कर लेना है बस। आगे बढ़ते हैं बाबू लोग, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। गुणसूत्र क्या होते हैं? व्हाट इज क्रोमोसोम? क्रोमोसोम क्या होते हैं? तो व्याख्या कीजिए कि लैंगिक जनन करने वाले जीव स्पीसीज डीएनए की मात्रा स्थायित्व किस प्रकार सुनिश्चित रहती है। वह सब डीएनए क्या होते हैं, गुणसूत्र क्या होते हैं? गुणसूत्र में जीन होते हैं जो किसी जीव के लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। क्रोमोसोम में डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड अणु के रूप में माता पिता से अगली पीढ़ी तक लक्षणों का वंशानुगत की जानकारी सारी होती है भाई साहब। और ये भी बता देना कि हमारे अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं सर, सारी बातें बना देना है। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बाबू। ये आपके पास दीर्घ उत्तरीय है, एक तो लघु उत्तरीय देख लिया, दीर्घ उत्तरीय, अब अति दीर्घ उत्तरीय भी हम लोग देखेंगे 5 मार्क्स वाले, टेंशन मत लेना। बी क्या है? स्थायित्व के बारे में सुनिश्चित कीजिए। प्रत्येक कोशिका में क्रोमोसोम की 2 कॉपियां नर व मादा जनक से प्राप्त होती है। भैया तुम्हारे मम्मी से आए, तुम्हारे पापा से आए, तुम्हारे अंदर जो भी क्रोमोसोम है। ठीक है, हाँ सर। क्रोमोसोम की संख्या युग्मक के बनने के दौरान आधी हो जाती है। हाँ सर, आधी हो जाती है। तुम्हारे मम्मी पे तुम्हारे पापा की आधी आई है ना, 23 मम्मी की आई, 23 पापा के आए हुए। ओके सर। जनन कोशिकाओं के संलयन के पश्चात युग्मज बनते हैं जिससे संतति में क्रोमोसोम की संख्या और डीएनए की मात्रा पुनर्व्यवस्थित होती है। सर जी समझ में नहीं आया। मैंने कहा नहीं आएगा बाबू, पढ़ना तो पड़ेगा ना, समझ में नहीं आया तो क्या हुआ? क्या बोला? जनन कोशिकाओं के संलयन के पश्चात गुणज बनते हैं। अरे भाई साहब, शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं। अरे सर अब समझ में आ गया, शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं बालकों, जिससे संतति क्रोमोसोम की संख्या डीएनए की मात्रा पुनर्व्यवस्थित होती है। तो जो इसमें जो ये बनता है ना युग्मज, इसमें आपके मम्मी के पापा के मिलकर दोबारा से अच्छी तरीके से व्यवस्थित होती है आपकी जेनेटिक मटेरियल की, आपके अनुवांशिक पदार्थ की। चले फिर, बस यही था। बस यही था क्या? मैंने कहा हाँ बाबू यही था। देखो अगला क्वेश्चन, किसी उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज। अरे ये बताना है आपको, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब का निर्माण करने की संरचना बनाओ। और भाई साहब कौन कौन सी स्थिति पर? एक अनंत स्थिति पर, एक दर्पण के ध्रुव पर रख और अनंत के बीच में रखा हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका हूँ, एक बार नहीं कई बार। तो देखो क्या होता है, कोई प्रकाश किरण आ रही है भाई साहब, कोई प्रकाश किरण आ रही है अनंत से, तो ये इधर लौट जाएगी और यहाँ पर फोकस पर जाकर प्रतीत होएगी, आभासी बनेगा। ठीक है, ये तो अनंत वाली कहानी हो गई। अगर ध्रुव पे रख दिया, अच्छा ध्रुव और अनंत के बीच में रखे है तो भाई साहब इस प्रकार से सेंटर ऑफ कन्वेचर पर जाती है, फिर वापस लौट आ जाती है, अनंत पर जाती है तो फोकस से टकराएगी, प्रतिबिंब यहाँ कहीं बनेगा, पी और एफ के बीच में बनेगा। सर क्या ये घोच पोच कर दिया? मैंने कहा लो बाबू सुंदर सुंदर देखो देख लो भाई ये देखो दिखाई दे रहा ना, ये सुंदर सुंदर देखो, वाह क्या मस्त है सर, मजा आ गया सर। आगे बढ़ते हैं बाबू। दिल तो खोया है यहीं पे कहीं पे, आ गया है लाजवाब क्वेश्चन आपके प्रेमी सर का। फेवरेट क्वेश्चन कल ही क्लास में करवाया था, परसों वाली क्लास में शायद। हाँ सर कैसे करेंगे? तो सर हमको साफ साफ दिख रहा है, निकालना क्या है? कुल प्रतिरोध, कुल धारा और इन दोनों के बीच में विभवांतर। इन दोनों को हम लोग किस में जोड़ेंगे? पाशर्व क्रम में सर, पैरेलल कंडीशन में पाशर्व क्रम में सर। इन दोनों को भी किस में जोड़ेंगे सर? पाशर्व क्रम में जोड़ के फिर इन दोनों को किस में जोड़ देंगे? इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, कुल प्रतिरोध आ जाएगा। फिर I बराबर में B/R इक्विवेलेंट रख देंगे, धारा आ जाएगी। फिर इन दोनों के लिए
इन दोनों के बीच में विभवांतर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड? माय डियर फ्रेंड क्या करना पड़ेगा? क्या पढ़ना पड़ेगा सर? b बराबर में i इंटू आर लगा देना। i जो भी निकल के आएगी और इन दोनों के बीच में जो भी r इक्विवेलेंट निकलेगा उसको रख देना। आंसर आपके हाथ में होगा। अरे सर इतनी जल्दी? हाँ बाबू इतनी जल्दी आता है। अगर जो मेरा बच्चा है मेरे से जो पढ़ता है उसको मजा आता है। प्लीज सभी को करना है, हवा नहीं बनना है। आगे बढ़ते हैं बाबू लोग। हाँ सर इसका सॉल्यूशन दिखा दे। ले बाबू रो रहा था, ले ले मैंने कहा ले 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 बेटा लाजले ए लाजली देख, ये देख R1 आया इतना, R2 आया इतना, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, R इक्विवेलेंट कितना आया 30 आया। लाडली देख ले, B बराबर I इंटू आर लगा देना है तो I बराबर V अपॉन आर आ जाएगा। 0.5 एम्पियर आया। और सर V I इंटू आर कितना आ गया भाई साहब 30 वोल्ट आ गया। R कौन सा रखेंगे? R इक्विवेलेंट रखेंगे। R इक्विवेलेंट तो 30 है सर, यहाँ 30 क्यों नहीं रखा? मैंने कहा बहुत मारूंगा। प्रतिरोध विभवांतर किसके बीच में पूछा है? विभवांतर बाबू इन दोनों के बीच में पूछा है। किन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में पूछा है। इन दोनों के बीच में पूछा है। ठीक है बालको? हाँ सर, तो इसलिए हम लोग ने कहाँ निकाला है? इन दोनों के बीच में निकाला है। 6 प्रतिरोध निकाल दिया है। लो बाबू कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जो पढ़ेगा प्रेमी सर से इजी पेपर लगेगा। मैंने कहा मोहब्बत की है तुम्हारे लिए, जान भी दूंगा तुम्हारे लिए। आगे बढ़ते हैं बालको। 33वां क्वेश्चन, लंबाई n अनुप्रस्थ काट a के बेलनाकार चालक का प्रतिरोध उसकी प्रतिरोधकता के बीच संबंध क्या होता है? यही तो होता है प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बीच में यही तो होता है। R बराबर में रो L/I है। क्वेश्चन तो बहुत करवाए और भूलोगे बहुत मारेंगे। पाइल का हो गया। लो भाई हो गया। इसका मात्रक भी लिख देना भाई, मात्रक पूछा है ना, मात्रक भी लिख देना। विद्युत तापन युक्तियों में मिश्र धातुओं का उपयोग क्यों किया जाता है? मजबूती बाबू, मजबूती। कहाँ गया? ताकि उच्च तापमान को सह सकें। ठीक है, मिश्र धातु प्रतिरोधकता शुद्ध धातु की अपेक्षा अधिक होती है। अपचयन दहन नहीं होता है। ठीक है, मजबूती है, तापमान अधिक सह सके। लो भैया मैंने कहा बाबू मजा आ जाएगा अगर आप इन पेपर्स को कर लोगे। अगला करते हैं 34वां क्वेश्चन, ब्यूटीन के समावयवी बनाइए। ब्यूटीन के समावयवी आपको बनाने हैं। ब्यूटीन के आपको समावयवी बनानी है बालको। ब्यूटीन के समावयवी बनाने। अरे ये इसको हटा सकता हूँ क्या मैं? 2 मिनट रुकेंगे जरा, 2 मिनट रुकेंगे। इसको मैं हटा सकता हूँ क्या? ये मान जा बाबू प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ देखो जब तक क्वेश्चन करो अब ठीक है। हाँ ये आ गया। ठीक है बाबू लोग। हाँ अब देखो भाई, मैंने कहा अब देखो क्वेश्चन देखो। ये है ब्यूटीन की 2 समावयवी बनाइए। समावयवी जिनका अणुसूत्र समान हो, संरचना विभिन्न होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? समावयवी बना लेते हैं। सर इन दोनों का क्या होता है? IUPAC नेम लिख दोगे बाबू? IUPAC नेम ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम ना लिख दो, पर फिर भी दिखाऊंगा मैं, फिर भी दिखाऊंगा। लो बेटा आंसर देखो इसके, ले बेटा इसका आंसर देख। हाँ तो समावयवी मैंने ये बना दिए हैं, ये बना दिए। इन दोनों के नाम लिखोगे तो अलग अलग नाम है, देख लो पता ही चल रहा है। यहाँ पर दूसरे नंबर पर, यहाँ पर पहले नंबर पर डबल बॉन्ड लगा, तो इन दोनों का नाम अलग है और इनकी संरचना अलग है। ठीक है, तो 3 बना दिए हैं मैंने। इनके नाम और संरचना अलग है परंतु इनका अणुसूत्र समान है। ठीक है, 3 बना दिए, कोई 2। पहले वाले का नाम क्या था? क्लोरोप्रोपेन। दूसरे वाले का क्या नाम था? ब्यूटेनोन या ब्यूटेन 2-ओन। यहाँ पर ब्यूटेनोन नहीं 2 ब्यूटेनोन होगा। क्या होगा बालको? बोल बाबू, मोहब्बत की है तुम्हारे लिए, 2 ब्यूटेनोन होगा। मजा आइल भी है कि नोइक है? आइल भी है ना। हाँ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसी का ही मतलब थर्ड पार्ट था कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए, उनके प्रकरण अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक स्थितियां। ये अच्छे क्वेश्चन है। इथेनॉल का जब हम लोग ऑक्सीकरण कर देते हैं, पूर्ण ऑक्सीकरण बाबू, अल्कोहल का KMnO4 की अभिक्रिया ऐसा कराने से क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। देखो भाई साहब, इथेनॉल का KMnO4 या K2CR2 की समन की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। क्या नहीं आता? क्या नहीं सिखाया? मारूंगा बहुत, तुमको सिखाया हूं। 5 नंबर का क्वेश्चन है बाबू, और ये इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। प्रोपीन का हाइड्रोजनीकरण करवा देते हैं। प्रोपीन का हाइड्रोजनीकरण या अपचयन करवाते हैं, क्या प्रोपेन नहीं बनेगा? हाँ। एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण करवाने से एल्केन करवाता है बाबू। बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार से करवाए थे।
बताओ H2 से अभिक्रिया करोगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा। डिटेल लेक्चर में बताया था, बहुत बताया था, ठीक है। और क्या, इथेनोइक अम्ल का इथेनॉल कैसे बनाएंगे बाबू इथेनोइक अम्ल की इथेनॉल से अभिक्रिया करते तो क्या बनता है, ईस्टर बनता है। इसका नाम क्या है बाबू लोग, ईस्टर है, ईस्टर। ये अभिक्रिया भी पढ़ाया, ये अभिक्रिया भी पढ़ाया हूं। चलो फिर, और अम्परटेंट है, कैसी है ये, अम्परटेंट है। अगला क्वेश्चन इसी का ही, मतलब अथवा उथवा में ये पूछे गए थे ना। हाँ, यदि कोई, ये अच्छा क्वेश्चन है, यदि कोई कार्बन एक्स अच्छा विलायक है, मतलब घुल जाता है, सोडियम के साथ अभिक्रिया करके एक्स दो उत्पाद एक्स और वाई जेड वनस्पति तेल घी पर परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। एक्स वाई जेड को पहचानिए, इनके नाम लिखिए। उत्तर की पुष्टि करने के लिए एक्स की सोडियम से अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो एक्स क्या होगा भाई साहब, इथेनॉल होगा या इथाइल अल्कोहल होगा, सोडियम इथोक्साइड होगा बाई, और भाई साहब जेड क्या होगा, हाइड्रोजन होएगा, ठीक है ना। हाँ सर, तो इसकी अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से, जब इथेनॉल आपकी ये वाली रिएक्शन करवाएं, जब इथेनॉल जब सोडियम से अभिक्रिया करता है तो सोडियम इथोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकाल देता है। पढ़ाया हूं ये भी, ठीक है। अच्छी है और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस लैंग्वेज में बाबू तू पढ़ के जाना, अगर आ गया ना बोर्ड एग्जाम में, बच्चा लैंग्वेज पढ़ के ही इस क्वेश्चन को छोड़ देगा, पर तू करके आएगा। अगला क्वेश्चन, इसी का ही अगला क्वेश्चन। ये दर्शाने वाले सही समीकरण लिखिए। इथेनॉल का ऑक्सीजन में जब दहन करते हैं तो क्या होता है भाई साहब, इथेनॉल का जब ऑक्सीजन से विक्रिया करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनता है, पता होना चाहिए। हाँ सर, और दूसरा क्या, इथेनॉल को 473 केल्विन पर ये गर्म करते हैं तो क्या बनता है, इथेनॉल को 473 केल्विन पर गर्म किया जाता है, आपके पास क्या बनता है बेटा, एल्केन बन जाता है। क्या बन जाता है भाई साहब, एल्केन बन जाता है। इसका नाम क्या है, ईथेन। इथेनॉल अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट, अरे वही बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। K2Cr2 के साथ कभी विक्रिया करवा दो या फिर KMnO4 के साथ विक्रिया करवा दो तो इथेनॉल या अल्कोहल सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। याद रखना, ये बहुत सारा पढ़ा चुका हूँ ये तो इस चीज़ में। जस्ट देख लो बाबू, आपको मैं कितनी अच्छी तरीके से सारी बातें करवा रहा हूँ। लो बाबू, इस प्रकार के क्या क्वेश्चन नहीं करवाए, ए क्या है बी क्या है, देखो बाबू, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके थारे भाई प्रेमी ने करवाए। ऑल डायग्राम के पर क्वेश्चंस मैंने वेस्ट करवाए थे, कैसे कैसे पूछे जाते हैं वो मेरी वीडियो देखो, आपको पता चल जाएंगे। क्या है सर, अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय, कार्य लिखने इनके सबके, ठीक है, कार्य लिखने। और पुरुष मानव जनन अंगों, पुरुष मानव नरों द्वारा उपयोग की जाने वाली गर्भ निरोधक उल्लेख कीजिए। चलो देख लेते हैं यार, और खा भी देख लेंगे। स्वपरागण और परपरागण में अंतर क्या है, और ABC को पहचानिए। सर वर्तिकाग्र है, सर वर्तिका है, सर ये क्या है बाबू, अंड कोशिका है। ये क्या है सर, अंड कोशिका, ये बीजांड है या फिर, ठीक है। देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। मोहब्बत की है तुम्हारे लिए, चलो पहला क्या है, ये अंडाशय मादा युग्मक। अच्छा पहला क्या था, अंडाशय। अंडाशय क्या करता है, मादा युग्मक एवं मादा हार्मोन एस्ट्रोजन उत्पन्न करता है, ठीक है सर। फैलियोपियन ट्यूब, ये कहाँ से आ गया, गर्भाशय, ये कहाँ से आ गया भाई, ये कहाँ से आ गया। अच्छा हाँ, अंडाशय अंडवाहिका, अच्छा सॉरी हाँ सही है सॉरी बच्चा बाड़ी, हाँ सही है भाई, हाँ सही है, तबीयत खराब है यार थोड़ी। अंडाशय अंडवाहिका और गर्भाशय के बारे में पूछा है ना, तो सही तो पूछा है। आगे बढ़ते हम लोग, देख लेते हैं क्या है भाई। अंडाशय का क्या काम है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब जनन स्थल है, निषेचन होता है वहाँ पर, गर्भाशय भ्रूण का विकास होता है, ठीक है सर। पुरुष में उपयोग की जाने वाली गर्भनिरोधक उपयोग क्या है सर, यांत्रिक अवरोध, कंडोम का यूज़ करते हैं। मेल भी कंडोम का यूज़ करते हैं। और बच्चा पार्टी आपकी फीमेल भी कॉन्डम का यूज़ करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी में कंडोम, इंग्लिश में कॉन्डम। चलो फिर अगला बढ़ते हैं। हाँ, स्वपरागण परपरागण में अंतर क्या होता है, परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पहुंच जाना स्वपरागण। परपरागण क्या होता है, परागकणों का एक प्रजाति के पुष्प के पुंकेसर का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना परपरागण, या दूसरे पादप के पुष्प पर पहुंचना परपरागण कहलाता है। दूसरा, वर्तिकाग्र का क्या काम, ए क्या था, वर्तिकाग्र था। बी क्या था, परागनलिका थी। सी क्या था, अंड कोशिका थी, ठीक है। पराग कणों की प्राप्त करना, वर्तिकाग्र का क्या काम होता है, पराग कणों को लेता है और अंकुरण के लिए उपयुक्त बनाना। परागनलिका का क्या काम होता है, नर जनन कोशिका युग्मक अंडाशय में स्थित मादा जनन तक पहुंचाता है, ठीक है, मादा जनन तक पहुंचाता है। अंड कोशिका मादा जनन कोशिका होती है जो नर
जन्म कोशिकाओं के साथ संलित होकर युग्मनज बनाती है, युग्मनज बनाती है बाबू, देख ले ये सारी बातें। ये क्या थी वर्ती, देखो क्या है ये वर्तिकाग्र, यहाँ पर पराग कण आएंगे, और बी क्या है आपकी पराग नलिका जो इस प्रकार से आ रही है। यहाँ पर क्या आते हैं आपकी नर, हाँ युग्मक आएंगे, आपके नर युग्मक आएंगे, और ये क्या है आपकी, इसके अंदर क्या है अंड कोशिका है, इसके अंदर क्या है बाल को, इसके अंदर क्या है भाई साहब, इसके अंदर है आपके पास अंड कोशिका, जहाँ से नर युग्मक मिलेंगे और युग्मनज बनाएंगे। चलिए फिर मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया सर, इसी चीज़ का तो हमें इंतजार था भाई साहब, आपके इंतजार पर ही ये चीज़ लाया हूँ। 36वां क्वेश्चन, और ये हो सकता है अभी, अभी नहीं, ये लास्ट नहीं होएगा, अभी देख लेते हैं फिर भी। देखो भाई, किसी लेंस एक्स से ये आपके बोर्ड एग्जाम में मैंने ही करवाया है। -2.5 डायफ्टर का इस लेंस का नाम बताइए। माइनस है तो अवतल लेंस है भाई साहब। फोकस दूरी निर्धारित कीजिए। तो फोकस दूरी तो सूत्र तो पता है ना, P बराबर 1/f होता है या नहीं? हाँ सर, सूत्र तो पता है ना। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। नेत्र चिकित्सक में दृष्टि दोष संशोधन में लेंस के संशोधक के रूप में निर्धारित किया जाता है। कौन सी दृष्टि दोष में? तो आपको पता है ना, UDAN, उड़ान। अवतल है ना, U दूरदृष्टि देश के लिए, अवतल UDAN। हाँ, अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष के लिए। लो भाई बाबू, हो गया बाबू। इसका देख लेना क्वेश्चन। किसी लेंस की आवर्धन इतना है तो चिन्ह परिपाटी उपयोग करते हुए मानते हुए किसी बिंब की केंद्र से इतनी दूरी पर उल्लेख कीजिए। बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, सारी चीज़ें आपको बतानी है। ये सारी चीज़ें बाबू लोग आपको बतानी है। थोड़ा आगे देख लेते हैं इनके सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन क्या है? लो भाई लो, अवतल है, ठीक है, अवतल लेंस है, बता चुका हूँ। P बराबर 1/f होता है तो 2.5 m की वैल्यू 1/f, तो f बराबर क्या आ जाएगा? -40 सेंटीमीटर आ जाएगा। मायोपिया, निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। दूसरा क्या है? वास्तविक में उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, आवर्धित प्रतिबिंब बनाएगा। ये सारी चीज़ें 2 गुना है। ये आपके पास 2f से परे प्रतिबिंब की दूसरी ओर ऋणात्मक होएगा, ठीक है सर। तीसरा क्या? 10 सेंटीमीटर दूरी वाला लेंस और कम फोकस दूरी व अधिक अभिसारी व अपसारिता होता है, ठीक है। इस सभी के PDF आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पर या मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई साहब, जुड़ जाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खा क्वेश्चन क्या है? किसी कांच के आयताकार स्लेब का आवर्तित चित्र बनाते हुए, जबकि स्लेब का चित्र बनाना, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन का स्नेल का नियम बताना, ठीक है। प्रतिबिंब आवर्धन के आधार पर उत्तल लेंस और किसी अवतल लेंस आभासी प्रतिबिंबों के बीच में विभेद करना है। चलो कर लेते विभेद, कौन सी बड़ी बात है। लो भाई, ये बना दिया मैंने आपकी गुटके के कारण प्रतिबिंब। पर यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात लिखी है कि दिशाएं ना दर्शाने पर आधा अंक काटा जाए। बोलता हूँ ना, अगर बाबू मेरा जैसा कोई होगा ना, या और भी टीचर ऐसा लोग कर लेते हैं, भाई करना भी चाहिए कि अगर आपकी वैल्यू निकल के आ गई और आपने मात्रक नहीं लगाया ना, तो आपका आधा अंक काट लिया जाएगा। तो यहाँ अगर आप यदि दिशा नहीं दिखाओगे ना कि किधर झुक रही है, किधर झुक रही है, या फिर आपकी किधर जा रही है किरण, किधर जा रही है किरण नहीं बताओगे ना दिशा, तो आधा अंक काट लिया जाएगा। साफ साफ लिखा है भाई साहब, देख लो। पेपर ऐसा नहीं लाया हूँ मैं आपके लिए, बिल्कुल 2026 का हलवा लगेगा बाल को अगर कर लोगे इसको। चलो फिर, प्रकाश की किसी निश्चित दिशा में निश्चित माध्यम में युग्म आपतन कोण की जया ये बराबर होती है sin i अपन में sin r कॉन्स्टेंट होता है, स्नेल का नियम। उत्तल लेंस समतल लेंस में क्या हो? OF के बीच में रखा जाना, वस्तु लेंस के सामने कहीं भी रखा जा सकता है। आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, छोटा प्रतिबिंब बताता है, प्रतिबिंब छोटा कर देता है और ये आवर्धित कर देता है उत्तल लेंस। ये सारी बातें होता है, ठीक है, ठीक है। ये आपको सारी बातें करनी है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और मुझे लग रहा है लास्ट क्वेश्चन था, मुझे लग रहा है ये लास्ट क्वेश्चन था, या देखते हैं और होगा तो और देखेंगे भाई साहब। हे 39वां क्वेश्चन, मतलब 39वां क्वेश्चन, ठीक है। हालांकि देख कौन सा क्वेश्चन है ये, देखता हूँ मैं कौन सा क्वेश्चन था ये, कौन सा क्वेश्चन था ये, कौन सा क्वेश्चन था? 36 मतलब 37वां क्वेश्चन है ये। 39वां नंबरिंग गलती से हो गई है। ओहो। चलो क्या क्वेश्चन है?
हम अपने घरों में विद्युत शक्ति आपूर्ति के लिए तारों का यूज करते हैं, तारों का यूज करते हैं। और बताओ क्या क्या होता है, कौन कौन से तार क्या क्या होते हैं। हमारे घरों में उपयुक्त होने वाले विद्युत प्रतिरोधी आवरणों किसका रंग होता है, ठीक है। आपूर्ति जिन लाइनों द्वारा होता है उन पर विद्युत रोधी आवरण जो होता है वो पीवीसी का होता है, ब्लैक ब्लैक कलर का होता है, किसी पर रेड होता है, किसी पर ग्रीन होता है। ये सारी 220 किलोवाट वोल्ट के किसी विद्युत परिपथ में अनुमतांक क्या होना चाहिए जिसके परिपथ एक स्त्री प्रचालन कर सके, सारी चीज बता देंगे। धारा का बताना है यहाँ से, धारा बराबर क्या होता है, P बराबर में B इंटू आई लगा देंगे, सही हो जाएगा। भू संपर्क तार का क्या कार्य होता है, अर्थिंग का क्या कार्य होता है, सारी बातें देख लेते हैं हम लोग सीधे आगे। मतलब इजी है सर। विद्युतमय तार लाल होता है, उदासीन तार कैसा होता है, काला होता है। क्या नहीं करवाया, करवाया हूं मैं। शक्ति P बराबर में V इंटू आई नहीं लगाई क्या, हाँ सर, P ये रहा तो 1 किलोवाट, ठीक है सर। P बराबर V इंटू आई लगा दिया ना, सूत्र याद होने चाहिए, आंसर आ जाता है 5 एम्पियर। भू स्पंदन तार का, भू संपर्क तार धारा के लिए अल्प प्रतिरोध का बाला चालन पथ प्रस्तुत करता है, जो ये सुनिश्चित करता है उपकरणों के धातु आवरण में प्रवाहित होने वाली धारा कोई भी क्षरण होने पर इसका विभव पूरी भूमि के विभव के बराबर रहे। उपयोग करने वाली व्यक्ति को विद्युत आघात से सुरक्षित रखे। अरे ये अर्थिंग क्यों करते हैं भाई साहब, अर्थिंग हम लोग इसलिए करते हैं कि कभी कभी क्या होता है ना, कहीं छोटा मोटा करंट आता रहता है तो हम लोग वायर वहां से लगा देते, तो जो भी करंट होता है वो सारा जमीन में चला जाता है और हमको सुरक्षा प्रदान करता है। ये सारी बातें होती हैं अर्थिंग की, ये सारी बातें होती है भाई साहब किसकी होती हैं, किसकी होती हैं सर, अर्थिंग की होती है। तो वेलकम बच्चा पार्टी, वेलकम 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 और बाय बाय बाय। धन्यवाद है आपका कि आपने पूरा सेशन देखा। बाबू धन्यवाद है आपका, धन्यवाद है आपका बाबू, धन्यवाद है कि आपने ये पूरा सेशन देखा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। प्लीज़ 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 अब आपसे विनम्र अनुरोध है कि आपको अच्छी तरीके से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, पूरा पेपर को सोल्व करना है। और भाई कैसी लगी लाइक तो ज़रूर करना, इतनी मेहनत करा है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। और भाई साहब सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है यार, मैंने बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, प्लीज़ यार मेरे लिए भी थोड़ी मेहनत करो। बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ मैं भी यूट्यूब पर मुझे सफलता नहीं मिली है, आप लोग जानते हैं। पर यार आप लोग धोखा क्यों देते हो, आपके लिए ही मेहनत करी। मेरे पास वाइट बोर्ड है पर मैंने कुछ कहा कि यार इस तरीके से पढ़ाऊँ कि आपको लगे कि यार डिजिटल बोर्ड है, इसीलिए मैंने ये सारी काम किया है। प्लीज़ यार, बाकी हम लोग अपनी 9 बजे डेली लाइव क्लास चलती है, मैं वहाँ पर आकर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता रहूँगा। और जो ये मैंने पेपर करवाया है इसके भी क्वेश्चन मैं आपको करवाता ही रहूँगा। तो चलिए फिर कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। और यार सभी को कमेंट करना है यार, प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी को यार कमेंट करना है, प्यारे प्यारे कमेंट करना, अच्छे कमेंट करना। लगे कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा यार, अपने दोस्तों को भी बताना, ठीक है बच्चा पार्टी। और ये कैसा लगा पेपर ये भी बताइएगा। ओके ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।